काम देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने एक कंपाउंड रिप्रेजेंट करूं, मतलब ड्रॉ करूं, और आपसे कहूं भाई उसका नाम लिख दो, तो अब आप नाम लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे तरीके से एक कंपाउंड बना के दिया, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और कहा भाई कि इसका नाम लिख दो, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं कीटोन, और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? एल्डिहाइड की। तो पेरेंट चेन हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5, और 3 नंबर पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, और इसकी प्रीफिक्स क्या होती है? ऑक्सो। तो हम क्या बोलेंगे? 3 ऑक्सो, 3 नंबर पे क्या है? ऑक्सो, और उसके बाद पेंटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्लियर है सभी को? हेलो। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं सभी को कि भैया इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब देखिए मैं एक करिश्मा करता हूं, मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया कुछ इस तरीके से, एंड दिस वन। अब आप देख सकते हैं कि ये तो है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज एल्डिहाइड। अब आप समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिएगा, एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड हो गया, दिखाई दे रहा है आप सभी को। और अगर एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड हो जाए, तब एल्डिहाइड को बोला जाता है ऑक्सो। तो 6 नंबर पर जो ग्रुप लगा है इसे क्या पढ़ेंगे हम? ऑक्सो। बात समझ में आ रही है? तो 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है सभी को? आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगी अगले एग्जाम्पल से बात। यहां तक सभी ने नोट कर लिया? हेलो एवरीवन, हेलो। यस सर। चलिए, अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा COOH, और यहां पर भी कुछ इस तरह से बना के लिख दिया COH, और मैंने इसमें ऐसे C डबल बॉन्ड O कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यह भी एल्डिहाइड है ना? दिस इज एल्डिहाइड। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो पेरेंट चेन तो ये बन जाएगी। लेकिन इस बार फॉर्म, मतलब एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। इस बार इस एल्डिहाइड को बोलेंगे 4 फॉर्माइल। क्या बोलते हैं इसको? 4 फॉर्माइल। तो अगर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड हो तब बोलेंगे ऑक्सो, और अगर इंक्लूड ना हो तो बोलते हैं फॉर्माइल। अंतर समझ में आ गया? फॉर्मल भी बोल सकते हैं ना सर। जी बेटा। सर नीचे से नंबर नहीं चालू कर सकते तो उसको हाँ, थ्री नीचे से करेंगे, लगाना। नीचे से करेंगे, नीचे से करेंगे, वो बात सही है आपकी। नंबरिंग नीचे से ही करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज क्लियर होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यस सर। अब इसके बाद क्या नाम हो जाएगा? 4 फॉर्माइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, 3 फॉर्माइल। ठीक है? हेलो एवरीवन, हेलो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमको लेके चलना है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। मैं एक क्या दो क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन आप ही को करने हैं। देखिए और ध्यान लगाइएगा, इस केस में हम ऐसा क्या करें कि इसका नाम आप लिख सको। 1 नंबर कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड है NH2, NH2, and this is C double bond O, and the other one is like this. We have carboxylic acid on both ends.
and at one carbon we have OH, on the other hand the other carbon we have NH2. ठीक है सर अल्कोहल का कम होता है ना इसमें अल्डिहाइड से? हाँ, वो तो प्रायोरिटी टेबल आपके पास है, वो याद हो जानी चाहिए आपको किसी तरह, समहाउ आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए प्रायोरिटी टेबल। यस सर। ये लीजिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, A, B, C, D। इसका पॉकेट रूल सीखेंगे, बस कंप्लीट हो गया नोमेनक्लेचर, बस इसको कर दीजिए जल्दी से। अब आप बताइए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे इसको, हाइड्रोक्सी, और वो है ऑक्सो, तो H वाले को पहले लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी, इसके बाद 3 ऑक्सो, इसके बाद पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, यहां पर आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में ये अमाइड है, दिखाई दे रहा है सभी को, तो अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 एमिनो। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन। अच्छा, अब देखिए, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, नाम का पहला लेटर है H, NH2 को बोलते हैं अमाइनो, नाम का पहला लेटर है A। नंबरिंग किस साइड से, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट साइड से, तो 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा, 2 अमाइनो, 3 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। बात समझ में आ रही है सभी को? इसकी बात करें तो 1 2 3 क्या लिखेंगे इसको, 3 साइनो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड। बताइए, हेलो एवरीवन, हेलो, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? हेलो सर, हाँ जी, सर अल्कोहल की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा होती है ना, हाँ, तो सर उसको सेकंड नंबर क्यों नहीं दिया गया? जब कोई सफिक्स डिसाइड हो जाती है, आपको एक बार ये देखना भाई, इन तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और अमाइन, इन तीनों में सबसे सीनियर कौन, COH, बस इतना ही रोल है उसका। इसके बाद सब कुछ प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, साइड चेन की तरह ट्रीट होगा, और उसका नियम यही है, आप समझ रहे हो ना? ओनली ओके यू सर, हाँ नीड टू डिसाइड वंस व्हाट इज सफिक्स, केवल इतना रोल है प्रायोरिटी टेबल का। OH और NH2 की प्रायोरिटी चेक नहीं करनी है, आप प्रायोरिटी चेक कर चुके ऑलरेडी, और प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, COH की है। अब OH और NH2 साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, अब इनमें हमको फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी टेबल लगाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आई बात क्या? जी हेलो। सर। अब देखिएगा आगे, क्वेश्चन लिख लो अब आप, एक्सरसाइज, COOH COCl। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, NH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O Cl। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सर जी बेटा। सर ऊपर जो साइनो वाला था उसमें उसका कार्बन नहीं काउंट करेंगे ना? किसमें साइन वाले नहीं, उसका कार्बन काउंट होने के, इसकी कोई प्रीफिक्स है नहीं ना फिर हमारे पास। और अगर हम कार्बन को काउंट कर लें तो नाइट्रोजन के लिए क्या आपने कोई प्रीफिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी? क्या बोलोगे नाइट्रोजन को नहीं प्रीफिक्स के तौर पे? तो जितना पढ़ा उसी के बेस पे करना है काम, नहीं समझे बात को? नहीं नहीं समझा। हम्म। ये लीजिए 5 क्वेश्चन है, ABCDE, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। नथिंग इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस इन नॉमेनक्लेचर। और एक अंतिम क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, मैं आपको दे ही देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसे आप कितना कर पाएंगे। ये लीजिए,
लिख लिए बेटा सभी ने? हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नो नो सर, एक मिनट। नोट करो बेटा जल्दी से। ई इसको बोल देना एफ। सर एक में ऊपर दिखाइए ना। ये लीजिए बेटा। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? 3 क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। बताइए, बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? हेलो बच्चों, हेलो बेटा, ये क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 1? हेलो एवरीवन, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सभी ने कर लिया? हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 सभी का हो गया? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने कर लिया? हेलो बच्चों, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या यस सभी सर। बच्चों को? हाँ जी। फिर आ जाता क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करोगे? आप अब एक तरफ है अमाइड और एक तरफ है एसिड क्लोराइड। एक तरफ है एमाइड और दूसरी तरफ है एसिड क्लोराइड। एक तरफ है अमाइड, दूसरी तरफ है एसिड क्लोराइड। ये रहा अमाइड और एक तरफ है एसिड क्लोराइड। आप मुझे ये बताओ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एसिड क्लोराइड की या अमाइड की? अमाइड। प्रायोरिटी अमाइड की। एक मिनट, प्रायोरिटी टेबल देखो ध्यान से। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? चलें वापस प्रायोरिटी टेबल पे। गड़बड़ मत करो। इसमें तो नहीं लिखी है प्रायोरिटी टेबल बेटा, आप लोगों के पास कहीं लिखी है तो देख लो जरा एक बार। नहीं, मेरे पास इसमें नहीं लिखी हुई है। हाँ, लिखी लिखी लिखी। तो देखिए, एसिड हैलाइड 5 नंबर पर आता है, ठीक है ना? और एमाइड आता है 6 नंबर पे। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एसिड एसिड। क्लोराइड, ठीक है ना? तो गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। प्रायोरिटी टेबल एकदम से आपके छप जानी चाहिए। हाँ, वैसे प्रैक्टिस करने पे याद हो जाती है, इसको याद रखने की कोई बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे अपने आप ही याद हो जाएगी। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नोमेनक्लेचर की, उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। फिर आपको एज सच याद करने की जरूरत नहीं कि हमें अलग से याद करनी है, ठीक है ना? एक मिनट, थोड़ा मेरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, आ गए। यानी कि एसिड क्लोराइड ज्यादा प्रायोरिटी है, तो एसिड क्लोराइड हमारा क्या बनेगा इस बार? सफिक्स। ये लीजिए, यानी कि पेरेंट चेन हमारी एक कार्बन एटम की, और ये पूरा बन गया प्रीफिक्स। और अमाइड की प्रीफिक्स होती है कार्बामोइल। तो एक ही कार्बन है तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं। कार्बामोइल, मीथेनोइल क्लोराइड। कुछ लोग लिखना चाहेंगे 1 कार्बन, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सी नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा इस तरह से 1 प्राइम 2 प्राइम। तो आपको दिख रहा होगा इथाइनाइल, वाई एल मतलब YNEIL, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे इस केस में? इस केस में लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है वो है इथाइनाइल, ठीक है ना? 3 इथाइनाइल और उसके बाद पेंटेनामाइड।
बताइए, क्लियर है सभी को? वो इथाइनाइल को इंक्लूड क्यों नहीं किया? मतलब इंक्लूड नहीं किया, मतलब मैं कर, पेरेंट चेन तो यही बनेगी ना हमारी 5 सर कार्बन वो की। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। चेन छोटी हो जाएगी फिर। चेन छोटी हो जाएगी ना। सर वो CH ही है ना? हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर वही हो रहा है, क्या हो गया? मतलब 3 फिर वो कार्बन पे 4 फिर 5 सर, ट्रिपल बॉन्ड वाले। आप ये कहना चाह रहे होंगे, एक मिनट, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये चेन है, राइट? हेलो, हेलो, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, 5 कार्बन है उधर भी, बिल्कुल सही है। डबल बॉन्ड ज्यादा काउंट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर। इसका नाम हो जाएगा, सॉरी, 3 इथाइल पेंट, ठीक है ना, 4 आइन, ठीक है ना, एंड 1 अमाइड, राइट? अब ठीक है? हेलो बच्चों, अब क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी। अब आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड में। देखिए फॉर्मल्डिहाइड बाहर है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डाई एमाइड। और इसकी बात करें तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम होती है, तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइल क्लोराइड। बताइए बेटा, क्लियर है सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब केवल ये अंतिम क्वेश्चन है, ये आप ही को करके दिखाना है मुझे। अगर आपने ये अंतिम क्वेश्चन कर लिया, जिन बच्चों ने, उनको नॉमेनक्लेचर में कुछ भी सीखने को बाकी नहीं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वक्त फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप में केवल एक ही कार्बन है, और वो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है यहाँ पे? कीटोन। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, भले ही एक कार्बन है, ये हमारी पेरेंट चेन हो गया। अब इस पेरेंट चेन से ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो पूरा ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया था, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइलिडीन। बोला था? बताइए, हाँ या ना? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कीटोन है, एक कार्बन है, तो मीथेनोन है, ये मीथेनोन। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइलिडीन, एक नंबर कार्बन से लग गया, तो 1 साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनोन। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई एक कार्बन की पोजीशन भी क्या बताना, एक ही तो है, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन मीथेनोन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन। अब आ जाते हैं हम बेटा, एक क्वेश्चन और कर दो। नहीं, बस बहुत है। अब आ जाते हैं पॉकेट रूल के ऊपर, मतलब नॉमेनक्लेचर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक का लिटरल मतलब होता है एरोमा से, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, इस नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको याद करना होगा रेफरेंस मॉलिक्यूल्स को। किसको याद करना होगा? रेफरेंस मॉलिक्यूल्स। अगर मैं रेफरेंस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस रेफरेंस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। इस कंपाउंड को बोला जाता है टॉलुइन। कुछ लोग इसको बोल देते हैं मिथाइल बेंजीन। चलिए हम दोनों को सही मान लेते हैं, राइट? दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। दिस इज नोन एज एनिलीन। याद रखना, भूलना नहीं इनको।
and this finally last one is known as benzene carboxylic acid. नाम is benzene carboxylic acid. और आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ए। सेकंड नंबर पे कौन आता है? बी। फिर कौन आता है? सी। फिर कौन आता है? डी। और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है? हाइड्रोजन की। बस अब अगर आप ये चीज समझ गए, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। हेलो बच्चों, नोट कर लिया यहां तक सभी ने? हेलो, नो सर। नोट करिए। ये तो आप सीख ही चुके हैं, इसकी नेमिंग में क्या बताऊं, इतने से सीख लो बस। बेटा नोट कर लिया यहां तक सभी ने? बेटा नोट कर लिया यहां तक? हेलो बेटा नोट कर लिया यहां तक सभी ने? हेलो बच्चों, नोट कर लिया यहां तक सभी ने? सर 2 मिनट। हेड। इसको बोलते हैं पॉकेट रूल। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड पॉकेट रूल भी कहा जाता है। मैंने बताए थे नियम 4 तरीके के होते हैं, ठीक है ना? एक होता है जीआर, जनरल रूल्स, एक होते हैं सब्सिडरी रूल्स, वर्किंग रूल, और फिर पॉकेट रूल। पॉकेट रूल बहुत थोड़ा ट्रिकी है, मेहनत लगती है थोड़ा सीखने में, लेकिन मैं इसको एक लेक्चर में 15-20 मिनट में खत्म करा दूंगा। तो बेटा नोट कर लिया यहां तक सभी ने? जी बच्चों, नोट कर लिया यहां तक सभी ने? मैं आगे प्रोसीड करूं बेटा? यस सर। देखिए, अब अगर आपको नाम लिखना है, मान लीजिए मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, मैंने कहा भाई ये है ऐसा कंपाउंड, OH, और मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ कंपाउंड लिखा, अब देखिएगा, अगर मैं कंपाउंड 1 की बात करूं तो OH और COH किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? COH की। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा ये OH ग्रुप लगा हुआ है, हरे रंग से मैंने कर दिया इसको, लगा हुआ है ये OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की प्रीफिक्स क्या होती है? हाइड्रोक्सी, ठीक है ना? और अगर मैं इस OH को गायब कर दूं तो इस पूरे रिमेनिंग कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना? यस सर। तो इसको नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5 बोला, इसको 6 बोला, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और बना किससे है ये? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेकंड, ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन में 2 हैं, NH2 और Cl, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? NH2 की। NH2। Cl तो टेबल में ही नहीं है, तो हम NH2 वाले कार्बन को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा, अब अगर Cl नहीं होता इसमें, अगर Cl को गायब माना जाए, मैंने पूरा हरा कर दिया इसको, तो रिमेनिंग कंपाउंड का नाम क्या बताया है मैंने ऊपर लिस्ट में? एनिलीन। अनाइलाइन। एनिलीन क्या बोला है मैंने? एनिलीन। यस सर। लेकिन अब एनिलीन के दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Cl, तो इसको बोलेंगे 2 क्लोरो एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको? 2 क्लोरो एनिलीन। बात समझ में आ रही है या नहीं? हेलो हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को?
यस सर क्लियर है। अगर मैं थर्ड कंपाउंड की बात करूं तो बताओ OH और Cl किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? OH की होगी ऑब्वियसली। अब एक बात बताओ, ये Cl जो है, ये जो Cl है, अगर ये Cl नहीं होता तो रिमेनिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते? फिनॉल। फिनॉल। अब इसमें 1 2 3 OH जिस कार्बन से लगा है उसको 1 बोलेंगे और नंबरिंग कर देंगे लोकेंट रूल के हिसाब से, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरोफिनॉल। बताइए बात क्लियर है सभी को या नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो। बेटा नोट कर लिया, यहां तक यस सभी ने सर। क्लियर है? यस। चलिए, अगर मैं आपसे इसी तरीके से कुछ भी पूछूं तो आप कर सकते हैं अब आराम से। अब आपको नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। एक एक्सरसाइज के तौर पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर OH और NH2 एक साथ आ जाएं, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी बताइए? OH की। NH2। OH की प्रायोरिटी टेबल याद है ना? प्रायोरिटी टेबल याद है या भूल गए आप? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? OH की। और ये जो NH2 है, अगर ये नहीं होता तो कंपाउंड का नाम क्या होता? फिनॉल। फिनॉल। लेकिन अब आप नंबरिंग कर दो, फिनॉल है ये कंपाउंड, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब पेरेंट कंपाउंड फिनॉल है। 2 नंबर कार्बन पे NH2 लगा है और NH2 को प्रीफिक्स में बोलते हैं अमाइनो, तो बोलेंगे 2 एमिनो फिनॉल। बात समझ में आ रही है या नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, ये क्लियर है सभी को? हेलो यस बेटा सर। यहां तक? हाँ जी। तो इस तरह से नाम नाम लिखना है। मान लीजिए मैं आपको इस तरीके से एक कंपाउंड दे दूं, बताइए क्या नाम होगा इसका? बताइए क्या नाम होगा? फिनॉल। 3 एमिनो 3 अमीनो फिनॉल। 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 समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से नाम लिखना है। अब आपको नाम लिखना आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि नथिंग इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा नोमेनक्लेचर में कुछ भी जरूरत नहीं है सीखने की, इतना ही सीखना है। अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही सॉल्व कर लें MS चौहान से, ठीक है ना? और यस सर। इसके बाद मेरे पास सर सर DPP भी है। पॉकेट रूल खत्म हो गया। जी बेटा। पॉकेट रूल खत्म। जी सर इतना ही था। जी जी जी। और इसके अलावा इसके अंदर बचती हैं कुछ DPPs जो मैं आपको नियमानुसार जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा प्रोवाइड कराता जाऊंगा। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या डेली ट्यूटोरियल शीट, ठीक है ना? वो भी आपको मिलेंगी अभी कुछ दिनों में। तो अब लेवल 1 और लेवल 2 MS चौहान से आप सॉल्व करिएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं किनको, इन विचारों को। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? हेट्रो एटम हमेशा नंबर 1 होता है, याद है या भूल गई ये बात? नोट्स का प्रॉपर रिवीजन याद है या नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम? पायरोल। याद है? यस। बताइए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरेन। एक नंबर हेट्रो एटम को ही बोला जाएगा। इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन। सल्फर आ गया ना, थायोफीन। एंड देन पिरिडीन, एंड देन पायरिडीन। इतना कर लीजिए। पिरिडीन में भी हेट्रो एटम 1 रहता है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। पायरिडीन। एक और होती है पायरोलिडीन, ठीक है ना? पायरोलिडीन का मतलब है पायरोल के दोनों डबल बॉन्ड खत्म कर दो तो उसको बोलते हैं पायरोलिडीन। इस तरीके से कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड पायरोलिडीन। इसमें भी हेट्रो एटम को 1 बोला जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेलो एवरीवन, बेटा क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। चलिए, नॉमेनक्लेचर तो सभी का क्लियर हो चुका है, सभी ने कर लिया है। अब केवल MS चौहान से एक्सरसाइज करना ही बाकी बनता है। केवल MS चौहान में एक्सरसाइज आपको करनी रहेगी, सारी चीजें आपको आ चुकी हैं। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ नई बात बताता हूँ। देखिए,
जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? जब दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम कहां पर है, x=0 पे, और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है Hb, वो कहां पर है, x=∞ पे। अब जैसे ही मैं, मतलब ये कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर, कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर, और दूसरा हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट से ओरिजिन की तरफ आए, तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन। यस सर। भाई एक हाइड्रोजन एटम ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम है इन्फिनिटी पे। तो इनफाइनाइट से x=0 की तरफ जैसे जैसे Hb अप्रोच करेगा सेकंड हाइड्रोजन एटम, वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो बच्चों। हाँ यस सर। सर। अब इस सिस्टम की अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसा चेंज आएगा, हाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। भाई देखिए, इसके ये ओरिजिन पर हाइड्रोजन 1 का न्यूक्लियस है, और यहां पर ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r, इंटर न्यूक्लियर। ठीक है ना? जैसे जैसे r इंटर न्यूक्लियर चेंज होगी, अभी r इंटर न्यूक्लियर कितनी है, इनिशियली कितनी थी, इनफाइनाइट। r इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी थी दोनों की, इनफाइनाइट थी। बाद में ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी में इस r के रेस्पेक्ट में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? बात समझ में आ रही है सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं सभी को? यस सर। हाँ, तो इनफाइनाइट से ओरिजिन की तरफ आ रहा है हाइड्रोजन एटम, और अगर हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा, भाई देखो बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होना, और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज। भाई क्या मतलब है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। अरे बोलो हाँ या ना। और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज। और अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस की तरफ चलता है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एकाएक कम होने लगती है। बात समझ में आ रही है? और पोटेंशियल एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ किस तरह से चेंज होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, और ये ग्राफ प्लॉट किया था पीएम मोर्स। किसने किया था, किसने किया था? हेलो एवरीवन, बेटा किसने किया था ये ग्राफ प्लॉट? PM मोर्स। पीएम मोर्स ने। अब ये ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ कुछ नहीं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। आपको पता है ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी इनके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बॉन्ड बन चुका होगा और एनर्जी सिस्टम क्या कर चुका होगा, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर चुका होगा। अब अगर और दोनों करीब आएंगे तो उनके न्यूक्लियस के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। मतलब ये है कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये रहा हमारा दिस, ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है। ये ड्राइंग भी माशाल्लाह इतनी गंदी ड्राइंग है मेरी, मैं बता नहीं सकता। ये वर्टिकल लाइन पर है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको बता रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। किसको बता रही है, आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एक हाइड्रोजन एटम ओरिजिन पर रखा हुआ है जिसका न्यूक्लियस ओरिजिन पर है, दिस इज Ha, और ओरिजिन पर उसका न्यूक्लियस रखा हुआ है, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है जो कि अनंत पर, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। बोलिए बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो यस एवरीवन, सर। हेलो।
अब जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट से ओरिजिन की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, और एकाएक पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम पर पहुंचेगी। मिनिमम पर जब आएगी, देखो जब दो हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे ना, जब दो हाइड्रोजन एटम पास पास आएंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये न्यूक्लियस 1, ये न्यूक्लियस 2, इनके बीच में तो है अट्रैक्शन, इनके बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन, लेकिन इनके बीच में क्या है, रिपल्शन, इनके बीच में भी क्या है, रिपल्शन। अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। ऐसा हो तो एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, यहां पर नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्शन के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको और करीब लेके आऊंगा तो अब अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, बल्कि न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन, ये डोमिनेट करने लगेगा और फिर से पोटेंशियल एनर्जी अपने बढ़ते हुए लेवल की तरफ पहुंच जाएगी। और इस तरीके का ग्राफ आएगा, इसको बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो गई थी, उस पॉइंट पर, उस समय पर, उस जगह पर जो डिस्टेंस थी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी, उसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या बोला जाता है उसको, बॉन्ड लेंथ। मींस आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो इस वाले रीजन में अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। अरे बोलो हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी तभी तो कम हो रही है, और ये फिर जब बढ़ने लग गया तो इस वाली लाइन पर रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, और इस वाले पॉइंट पर अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन, और पोटेंशियल एनर्जी अपने चरम मिनिमम पर है, मतलब क्रिटिकल मिनिमम पर पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ दे रखा है, कहीं दे रखा है, ठीक है ना, देखना, खोल के देखना, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है। इसको बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या बोलते हैं इसको? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। समझाना होता है कि बनता क्यों है और कैसे बनता है। तो ये चीज आप सभी को क्लियर है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है बेटा सभी को? हाँ सर। नहीं है? क्या अरे दिक्कत है बताओ? कवर हो गया पूरा? मेरी ड्राइंग को छोड़ करके हर चीज, किसी भी चीज पे आप ऑब्जेक्शन उठा लेना, कोई ऐतराज नहीं करूंगा मैं, लेकिन ड्राइंग मेरी है ही गंदी है, मैं क्या करूं। बनाने की कोशिश तो बहुत अच्छा करी थी लेकिन नहीं बना, बट सर ऐप फिर भी में आप सर। समझ में आ गया ना आपको सारी चीजें? हेलो बच्चों, क्लियर है बेटा सभी को? हेलो बेटा, यहां तक हाँ क्लियर है सर। सभी? अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ यहां से, इसके बाद तो फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्लैट हो गया, यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा ग्राफ बनाता है। यहां से इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 के बीच में ये जो ग्राफ है, ये लगभग लगभग हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा है। एग्जैक्ट नहीं है। हार्मोनिक ऑसिलेशन कैसे होते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेशन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। अरे बोलो हाँ या ना। इनके बीच में पेंडुलम की तरह आगे पीछे। अरे बोलिए हाँ या ना। थोड़ा और ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑसिलेशन का तो ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है ना? अरे बोलो हाँ या ना। मीन हाँ पोजीशन सर। से डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड को बताता है। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन सबने पढ़ लिया या नहीं? हेलो हेलो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन सबने पढ़ लिया या नहीं? नो सर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कसम से नहीं पढ़ा। अरे यार, फिर तो दिक्कत हो गई।
पर चलो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, पीएम मोर्स का, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इतना तो कवर है ना। आपने फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी कैसे होगी, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, ठीक है ना। बट चलो कोई बात नहीं। ये ग्राफ जो है ना पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा बिहेवियर शो करता है, लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके ऊपर का रीजन देखें तो बॉन्ड टूट गया है, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बना हुआ है। तो बॉन्ड टूट गया इस वजह से बताते हैं कि भाई अब, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, बॉन्ड कब टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ओ हो पूरा ही डिलीट हो गया। सर आपने जीओसी चालू कर दिया क्या? क्या बेटा? सर जीओसी आपने चालू कर दिया? हाँ जी बिल्कुल, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट के बाद तो हमारा यही ट्रेंड बनता है कि हम जीओसी शुरू करें, ठीक है ना। अब देखिएगा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में इसका बिहेवियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है। बेटा यहां तक ये बात क्लियर है या नहीं है, पहले इतना कवर कर दो मुझको। कितने बच्चों को मोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्लियर है, पहले ये बता दो। हेलो एवरीवन, बेटा सभी को मोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्लियर है? हेलो, मेडिकल के बच्चे खासतौर से बताओ मेरे लिए, ये बात समझ में आ गई या नहीं, मोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब देखो, अब खेल क्या है, षड्यंत्र है इसके पीछे। बात ये है, चूंकि ये कर्व 1 से 2 के बीच में, चलिए छोड़ ही दो इस बात को, 1 2 1 2 1 2 आते हैं, नई सिरे से नई चीज शुरू करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, इसे बहुत याद करना, खास तौर से नीट स्टूडेंट एस्पायरेंट इसको ध्यान से तैयार करें। जेई वाले चाहे तो छोड़ दें, लेकिन पढ़ना उनको फिर भी 12th फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, 12th फिजिक्स में फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ लें, ठीक है। और इस कर्व का नाम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इस कर्व को बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और इसको दिया था पीएम मोर्स नाम के एक वैज्ञानिक ने। इसके पीछे हालांकि और भी थीम है, मैंने बताया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स वगैरह है, तो 12th में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो शायद आपके फिजिक्स वाले सर इसको फिर से और फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे इसके आगे का। मैं इसको अभी यहीं पर छोड़ता हूं, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर दो एटम्स, ध्यान दीजिएगा बात को, अगर दो एटम्स है मेरे पास ए और बी, अगर मेरे पास दो एटम्स हैं, एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, और अगर ए और बी एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले का डेमोन्स्ट्रेशन एक नए तरीके से है, तो आप ये मान सकते हैं कि भैया दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, एक्चुअल दो एटम, एक्चुअल में ये दोनों एटम पॉइंट मास एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बेटा? स्प्रिंग से। मतलब यहां पर ये कल्पना करनी है अब हमको कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड स्प्रिंग आर सेम थिंग, कोवेलेंट बॉन्ड एंड स्प्रिंग आर इक्विवेलेंट। एक मॉडल बनाया, बहुत अच्छा काम करता है ये मॉडल, वैज्ञानिकों ने जो बनाया है। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? हम क्या पढ़ रहे हैं, एक मॉडल पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? यस। अब स्प्रिंग के अंदर तो वाइब्रेशन होते हैं, स्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। मान लीजिए एक एटम को मैं फिक्स कर दूं और दूसरे एटम को स्ट्रेच करूं, तो स्ट्रेच करूंगा तो ये अंदर बाहर स्ट्रेच कंप्रेस होता रहेगा, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। और द सेम वे वाइब्रेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो, रबड़ खींचते हो ना आप, रबड़ को खींचो फिर स्ट्रेच कंप्रेस वैसे वाले स्प्रिंग में हो सकते हैं ना ये वाइब्रेशन। अगर स्प्रिंग में हो सकते हैं, और अगर स्प्रिंग कोवेलेंट बॉन्ड जैसी है तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बेटा क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो,
हाँ सर। हेलो, हाँ जी। अगर ऐसी बात है तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी होती होगी, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है कोवेलेंट बॉन्ड की, एफ इज इक्वल टू, इसका मास मान लीजिए क्या है, m1, और इसका मास क्या मान लीजिए, m2। तो आप पढ़ते हैं इनका रिड्यूस्ड मास जो होगा म्यू इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे होता है या नहीं होता है? होता है सर। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है, याद रखिएगा, अभी आप फिजिक्स में थोड़ा सा भी और आगे पढ़ेंगे 11th में तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद कर लीजिए फॉर्मूला, vibrational frequency of spring or covalent bond is equal to 1 upon 2 pi square root of k upon mu। mu क्या है यहां पर, reduced mass। hello everyone, hello everyone, hello, hello everyone। बेटा लिख लिया यहां तक यस से सर। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रूट म्यू। हाँ या ना? और यहीं से मैं अगर k का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो k इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू म्यू। अब आप कोई सी एक चीज लगा लो, दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। यहां से समझने के लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना? पहला तो है कि कोवेलेंट बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा है के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं यहाँ पर, के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ये बताता है स्प्रिंग कितनी मजबूत है, और के इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू म्यू। हेलो एवरीवन। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का कांस्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत है ये किससे पता चलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट से। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। मास, तो रिड्यूस मास वाला आपने बताया तो उसको समझा नहीं। मतलब मैं समझा नहीं, रिड्यूस्ड मास आपने पढ़ा नहीं कभी ये फिजिक्स में? नहीं पढ़ा रिड्यूस्ड मास, सेंटर ऑफ मास, सीओएम वगैरह में? सेंटर ऑफ मास सर पढ़ा है वो बोर्ड्स के लेवल पे। नहीं तो रिड्यूस्ड मास तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। नहीं सर, वो 11th के पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास था ये काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में, तो फिजिक्स में सर ने वो भी वही पढ़ा है बोर्ड। रिड्यूस्ड मास आपने नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं नहीं। पढ़ा होगा, याद करो कहीं पे, कहाँ पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। कहीं नहीं पढ़ा आपने? नो सर। सेंटर ऑफ मास क्या होता सर किसी वो मास का सेंटर डिफाइंड होता है जहां पर है? मान लीजिए दो पॉइंट मास हैं, एक है m1 और एक है m2। इनके सेंटर ऑफ मास पर इनका जो सीओएम है वो निकालना है पहले तो, और सीओएम पर कितना मास दिखाई दे रहा होगा वो आपको बताना है। दो मास है, पॉइंट मास है m1 m2, एक स्ट्रेट लाइन में से जुड़े हुए हैं। आपको इनका सेंटर ऑफ मास पहले तो निकालना है, वो तो निकाल ही लोगे खैर। आपको ये बताना है कि इस सेंटर ऑफ मास पर इन दोनों मासेस का रिजल्टिंग मास कितना ऑब्जर्व हो रहा होगा। भाई अगर आप इस पॉइंट से पकड़ो, सेंटर ऑफ मास से पकड़ो, तो आपकी वेइंग मशीन कितना मास बताएगी? कितना बताती है? कितना बताएगी? हेलो बेटा, कितना बताएगी? क्या लिखा है मैंने? U is equals to m1 m2 m1 upon m2 अपॉन m1 प्लस m2, म्यू रिड्यूस्ड मास के बराबर। समझ में आ रही है बात या नहीं?
हेलो, अब तो क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? यस सर। समझिए बात को, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, मुझे ज्यादा उलझाओ मत, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ज्यादा इसमें, अब ये मान लो कि ये होता है, जैसे आपको फिजिक्स में और पढ़ाएंगे सर आपके, तो आपको कवर होता जाएगा। कुछ चीजें आपके आगे भी आने वाली हैं, बट आपको सीखनी पड़ेगी अभी केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको सिखाते हुए चलो, समझाते हुए, ठीक है? देखिए अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, उनका रिड्यूस्ड मास कितना आएगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, इट इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन म्यू। अरे बोलिए हाँ या ना, ऐसा कहा गया है? एक बात बताओ, एक तरफ है H2, एक तरफ है D2 और एक तरफ है T2। यहां से यहां जाने पर रिड्यूस्ड मास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, करेगा यस ना? सर, यस। वन, अगर रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। हाँ या ना? हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो एटम हैं ए और बी, इसमें से बी एटम, मान लो कोई एक एटम बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो ए और बी के बीच में कुछ गैप रहेगा। और एक है ए और सी के बीच में बॉन्ड बना है, सी वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। तो ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है D1 और एक है डिस्टेंस D2, बड़ी डिस्टेंस कौन सी होगी? वाइब्रेशन वाले में या बिना वाइब्रेशन वाले? वाइब्रेशन नहीं होंगे तो वो चिपक के रहेगा सी ए के साथ, और बी में वाइब्रेशन हो रहे हैं तो बी हमेशा ए से कुछ डिस्टेंस बना के रखेगा। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी कहां पर आ रही है? वाइब्रेशन वाले में। अरे बोलो हाँ या ना। हेलो बच्चों, हेलो, हेलो एवरीवन। बेटा क्लियर है यहाँ तक बातें? यस सर। कहने के पीछे का भाव ये है, जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ते हैं वैसे वैसे एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे वाइब्रेशन कम होते हैं एटम पास पास आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, एक मिनट बस, 2 मिनट हो जाए, इसको ऊपर आने दो। यस, यहीं पर चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इससे नीचे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर म्यू बढ़ रहा है, रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा, तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, वाइब्रेशन कम होंगे तो एटम पास पास रहेंगे, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है? वो भी कम हो रही है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है मतलब एटम पास पास हैं, इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको ज्यादा चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी को? कहने का मतलब ये है कि रिड्यूस्ड मास जैसे जैसे बढ़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, जिस कारण एटम पास पास आ जाते हैं। और एटम के पास पास होने का मतलब उनके बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होना, और इस कारण से उनके बीच में जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाएगा, और उसको तोड़ने के लिए या उसको बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। इस कारण से अगर मैं आपसे कहूं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा ये। हाँ या ना? एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने पढ़ा अभी अभी K = 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू M म्यू,
तो अगर म्यू बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के सीधे सीधे लिंक्ड है किससे, बॉन्ड एनर्जी से। किससे लिंक्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी से। और अगर के बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला लॉजिक लगाएं चाहे नीचे वाला, दोनों सेम ही है, कहने का तरीका अलग अलग है बस। हेलो एवरीवन, बेटा नोट कर लिया सभी बच्चों ने यहाँ तक? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? हेलो बेटा, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? हेलो बेटा, सभी बच्चों ने नोट कर लिया यहाँ पे? हेलो हेलो एवरीवन, बेटा नोट कर लिया यहाँ तक सभी बच्चों ने? बेटा नोट कर लिया यहाँ तक? एक बात और बताओ, लेकिन ये सब काम आप कब करेंगे? ये सब काम केवल करेंगे तब जब बॉन्ड एनर्जी आइसोटोपिक वेरिएशन के कारण फर्क अफेक्ट हो रही हो। मतलब केवल आइसोटोप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, आइसोटोप के ऊपर अप्लाई करेंगे। पता चला आप हर जगह ये वाला लॉजिक लगाने लग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। केवल तभी लगाना जब आइसोटोप हो। जैसे यहाँ पर आइसोटोप थे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए O2, ठीक है ना, हाँ O2 हो गया, एक हो गया आपका O16, ठीक है ना, एक हो गया O18 2, एक हो गया O17 2। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पर होगी? बोलिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां पे होगी? जो सबसे ज्यादा भारी होगा, यानी कि किसकी होगी? ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? बी की, फिर सी की, और सबसे कम ए की। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया यहां तक सभी ने? चलिए, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक तरफ है OH बॉन्ड, एक तरफ है ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड, एक तरफ है ऑक्सीजन ट्रिटियम बॉन्ड, यहां से यहां आ रहे हैं, म्यू इंक्रीज कर रहा है, और म्यू इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। लेकिन आइसोटोपी तो चेंज हो रहे हैं, इसीलिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। पता चला एटम ही बदल दिया आपने, आइसोटोप में एटम सेम रहता है। आइसोटोप में क्या होता है? एटम सेम है, एलिमेंट सेम ही रहता है। एलिमेंट ही बदल दोगे फिर बात बदल जाएगी। आइसोटोप है तो चलेगी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक क्वेश्चन मैंने दिया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर किस किस का? एक तरफ दे रखा है H2O, एक तरफ दे रखा है D2O, और एक तरफ दे रखा है T2O। तो यहां से यहां आ रहे हैं, म्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। म्यू इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से देखो, बॉन्ड अगर मजबूत होगा, जैसे बॉन्ड मजबूत किसमें निकला? बॉन्ड मजबूत किसमें निकला है? T2O में। तो इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल काम है। और अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा ट्रिटियम में से, ठीक है ना, T2O का ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा ऑक्सीजन ट्रिटियम, तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा। OH, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी कम है H2O में, इस कारण से ये तेजी से रिएक्शन करेगा, आसानी से टूट जाएगा। तो अगर बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और बॉन्ड अगर मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्टिविटी कम। सब कुछ बॉन्ड एनर्जी का खेल है। तो बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ेगी तो केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। बॉन्ड टूटने पे ही रिएक्शन कर सकता है, अब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? H2O, फिर D2O, और सबसे कम T2O। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो हेलो एवरीवन, बेटा नोट कर लिया यहां तक सभी ने? यस सर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए, एक तरफ है CH4, एक तरफ है CD4, एक तरफ है CT4, इन तीनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव, ऑर्डर बताना। हाँ जी बेटा। सर CH4 सबसे ज्यादा, उसके बाद CD4। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और सवाल आपके सामने रख दूं खड़ा करके, तो भैया अब बताओ, एक तरफ है H2O16, एक तरफ है H2O17, एक तरफ है H2O18, बताइए यहां से यहां आने पर म्यू इंक्रीज हो रहा है,
बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो याद रखना बात को, ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट सारा कहां से आया है? यहां से। इन सब के जन्मदाता हैं मोर्स, पीएम मोर्स, और ये है उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एनसीईआरटी के अंदर शुरू में ही पेज नंबर 1 या 2 पे ये बना के दिया गया, नाम नहीं लिखा उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी में चीजें बड़ी ही क्या के कंप्रेस करके लिखी हैं, उनको ओपनली एलेबोरेट करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। जैसे मैंने आपके सामने करा तो सच में मुश्किल आता ही, लेकिन मैंने आपको समझाया बस। और इसकी वजह क्या है कि जैसे आपने अब एसएचएम नहीं पढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी समझ और बेहतर होती चलेगी, मैच्योर होता जाएगा आपका माइंड। हेलो एवरीवन, बेटा यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? क्लियर है सभी को यहाँ तक मेरी बात? हेलो बच्चों, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया यहाँ तक? मैं फिर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एक है NH3, एक तरफ है ND3 और एक है NT3। तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा वाला? वाटर वाला पूछा। हाँ जी बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तीनों में कौन होगा? अमोनिया, ड्यूटेरो अमोनिया या ट्रिटियो? हाँ जी, ND3 या फिर NT3? बात समझ में आ रही है? समझ गए आप सभी? चलिए कल से पढ़ेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई और सवाल पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस समय। आप में से कोई